हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जा रहा है। इसी क्रम में मैं आगे आपको पढ़ाने आया हूं कक्षा 8 का विषय गणित। आगे भी आपको आगे की कक्षाओं के संपूर्ण विषय के एक एक चैप्टर के हर सब्जेक्ट के डिटेल वाइज सारे कवरेज मिलते रहेंगे। सब कुछ आपको अध्ययन कराया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी क्रम में मैं आपको कक्षा 8 का गणित पढ़ाऊंगा, लेकिन गणित पढ़ाने से पहले मैं आपको गणित के बारे में कुछ बेसिक बता दूं। कक्षा 8 के गणित के बारे में, जैसा कि मैं कक्षा 8 का गणित पढ़ाने आया हूं, तो कक्षा 8 के गणित में कुल 18 चैप्टर हैं। अब हम 18 चैप्टर के बारे में डिटेल में अभी नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे आपको पढ़ाता जाऊँगा उसके बारे में आपको धीरे धीरे संपूर्ण ज्ञान होता रहेगा। तो कक्षा 8 के जो 18 चैप्टर हैं उसमें जो पहला चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो कक्षा 7 में भी है, लेकिन कक्षा 7 में जो परिमेय संख्याएं हैं उससे थोड़ा आगे, मतलब परिमेय संख्याओं के ही बारे में उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पूर्व में बताया गया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन P/Q के रूप में जब हम लिख रहे हैं तो वहाँ Q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि Q का मान 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। Q का मान अगर हम 0 के इक्वल कर दिए, मान लीजिए कि हमने P बराबर मान लिया 2 और Q का मान 0 के इक्वल कर दिया। 0 के इक्वल जब हम करेंगे और 2/0 जब करेंगे तो 0 से जब हम 2 में भाग देंगे या किसी भी चीज़ को परिभाषित करना चाहेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या की ये परिभाषा है कि किसी चीज़ को परिभाषित किया जा सके, परिमित किया जा सके, मापा जा सके। जब हम जिसे माप ही नहीं सकते, अपरिमित हो जाएगा वो, तो उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो परिभाषित है, परिमेय है। तो इसीलिए 0 जो है, 0 कभी भी Q का मान नहीं होगा, अर्थात P/Q में Q का मान कभी भी 0 के इक्वल या 0 नहीं होगा। ये होती है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में तो हमने बता दिया आपको। उसके आगे अब हम सिलेबस पे देखते हैं। जो पहले चैप्टर में हमको पढ़ना है, पहले पढ़ना है परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म। मतलब परिमेय संख्याओं का योग, योग मतलब होता है जोड़। जोड़ का मतलब होता है किसी भी कक्षा के बारे में, आपको किसी भी चीज़ के जोड़ के बारे में, मान लीजिए किसी भी चीज़ के जोड़ के बारे में एक सीधा सा उदाहरण देखते हैं कि हमारे पास पहले 2 रुपये था। ये तो सब लोग बताते हैं, लेकिन हम इसे नहीं देखते हैं। किसी संख्या में योग करने के लिए अगर हम आपसे ये पूछें कि आप पिछली साल किस कक्षा में थे, पिछली साल किस कक्षा में थे, तो आप ये कहेंगे कि हम 2 में थे। लेकिन उस साल में जब हम एक प्लस किए हैं तो आगे 2 चीज़ें प्लस हुई हैं। या तो मान लीजिए कि वो 2019 था, उसमें आप कक्षा 1 में थे। जब 2020 का सत्र चालू हुआ तो 2020 एक साल और जुड़ा, और उसी कक्षा के क्रम में एक और जुड़ जाएगा। तो उसमें हम एक ये देखेंगे कि 2019 में एक जोड़ेंगे तो 2020 आ जाएगा, और 2019 में हम कक्षा 2 में थे, लेकिन 2020 में जब हम परीक्षा दिए, पास हुए, तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, +1 तो +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 3। मतलब हम अगली कक्षा में प्रमोट हो गए, मतलब हम वहाँ आगे की कक्षाओं में अगले साथियों से जुड़ गए हैं। और संक्रिया के बारे में आपको बता दूं, अंतर, गुणा, यहाँ देखिए गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म। यहाँ केवल 3 चीज़ों के बारे में लिखा है, योग, अंतर एवं गुणा। लेकिन हम आपको पहले ही बता दें, जो गणित होता है उसकी मूल रूप से 4 संक्रियाएं होती हैं। क्या क्या होता है, जोड़, घटाना जिसे हम लोग अंतर कहते हैं, गुणा और भाग। होती तो और भी संक्रियाएं हैं, लेकिन मूल रूप से 4 होती हैं। होती और भी संक्रियाएं हैं, लेकिन जो आपके काम की हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। लेकिन यहाँ बात किया है अभी केवल 3 संक्रियाओं के बारे में तथा इनके गुण धर्मों के बारे में। तो जैसे जोड़ क्या होता है, जोड़ तो मैंने आपको बता दिया। अब बताना है अंतर। क्या बताना है, अंतर। अब हम अंतर देखेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना,
किसी चीज़ में से किसी चीज़ को घटा देना। जैसे एक कक्षा 6 में बालक है, उसके पास 20 रुपये हैं, और कक्षा 7 में एक बालक है जिसके पास 30 रुपये नहीं हैं, 40 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो मान लीजिए कि कक्षा 7 में जो बालक है उसके पास 50 रुपये हैं, तो कक्षा 7 में जो बालक है उसके पास 50 हैं, और कक्षा 6 में जो बालक है उसके पास 30 रुपये हैं। तो 50 में से हम 20 को जब घटाएंगे या 30 को घटाएंगे, जो संख्या हम ले लेंगे, यहाँ मैंने 20 लिया है कि कक्षा 6 में जो बालक था उसके पास 20 रुपये हैं, और कक्षा 7 में जो बालक था उसके पास 50 रुपये हैं। तो जब हम 50 में से 20 को घटाएंगे कि दोनों के बीच में अंतर कितना, आखिर किसके पास कितना अधिक है, ये बताने के लिए अंतर बताना पड़ेगा कि कितना अंतर है दोनों के रुपए में। या हम ये कह दें कि राम की उम्र जो है वो 14 साल है और श्याम की उम्र 11 साल है। तो राम की उम्र में और श्याम की उम्र में कितने का अंतर है, तो वही अंतर हम यहाँ भी ज्ञात करेंगे कि इन रुपयों में कितना अंतर है। तो जब हम 50 में से 20 को घटाएंगे तो 0 में से, देखो बच्चों, 0 में से 0 जाएगा 0, और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों में जो अंतर है वो अंतर है 30 का, कि मतलब जो कक्षा 7 में बालक था उसके पास कक्षा 6 के बालक से 30 रुपये अधिक हैं। ये हम कैसे ज्ञात किए, ये हम अंतर से ज्ञात किए। उसके बाद होगा गुणा। गुणा क्या होता है, पहले गुणा के बारे में जान लेते हैं। गुणा होता है किसी भी चीज़ का बार बार आना, किसी क्रम में बार बार आना। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, और हम 5 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो मतलब किसी चीज़ का बार बार आना उसी क्रम में कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, उसी संख्या में उतनी बार से गुणा कर देंगे। संख्या क्या है 2, और आया कितनी बार है, 5 बार आया है। तो सीधे उत्तर प्राप्त करने के लिए 2 से हम 5 में गुणा कर देंगे, तो 2 पंजे 10। तो ये होता है गुणा, ये होता है हमारा गुणा। मतलब 2 से 5 में जब हम गुणा करेंगे तो तब जो संख्या प्राप्त होगी, और जो 2 को हम 5 बार जोड़ेंगे वो संख्या प्राप्त होगी। दोनों संख्याओं में कोई अंतर नहीं होगा। अंतर बस इतना है कि 2 को हम 5 बार जोड़ रहे हैं और 2 को वहाँ 5 से हम गुणा कर रहे हैं। दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, चीज़ें एक ही हैं, दोनों माध्यम से हमको उत्तर एक ही मिल रहा है। अब इनके गुणधर्म हैं। अब देखो, परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। वितरण क्या होता है, वितरण मतलब होता है आप अपने पिताजी के पास गए, आप 2 भाई हैं 3 भाई हैं, और कहीं जाना है आप लोगों को। आपने कहा पिताजी मुझे 50 रुपये चाहिए, लेकिन छोटे भाई आए आपके और उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे 30 रुपये चाहिए। अब उससे छोटा आया, वो कहने लगा कि पिताजी नहीं, मुझको कम से कम 40 रुपये चाहिए। तो अब मान के चलिए कि आपके पिताजी के पास 120 रुपये हैं। वितरण मतलब होता है बांटना, बांटना, या 100 रुपये है, क्या है 100 रुपये है, और उन्हें 3 भाइयों में बांटना है, मतलब अपने 3 पुत्रों में उसको बांटना है। 3 भाइयों से मतलब था कि आप 3 भाई हैं, आप में तीनों लोगों में बांटना है वो पैसा आपके पिताजी को। तो जब वो 100 रुपये देंगे तो हो सकता है कि किसी बच्चे को 50 दे दें, किसी को 30 दे दें, किसी को 20 दे दें, या किसी को 40 दे दें, किसी को कुछ दे दें। लेकिन यहाँ वितरण जो है वो दूसरे माध्यम से है। आपके पिताजी ने आपको कितना दिया, कितना नहीं दिया, इससे मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे वितरण नियम कि किसको कितना मिला, फिर भी चीज़ें वहीं आ रही हैं, क्योंकि 50 किसी को दिया, किसी को 30 दिया, किसी को 20 दिया, किसी को 40 दिया, किसी को 30 और 30 दिया, फिर भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 40 30 70। मतलब किसी को 40 दिया, अगले को 30 दिया, फिर अगले भाई को भी आपके 30 दिया, तो टोटल उत्तर आ रहा है 70। अब मान लीजिए कि दूसरे तरह से उन्होंने बांटा, किसी को 50 दिया, किसी को 20 दिया, फिर किसी को 30 दिया, तब भी उत्तर हमारा कितना आ रहा है, सॉरी माफ नहीं, 70 नहीं 100 है, ये भी कितना आएगा 100। 100 रुपये उन्होंने बांटा है अलग अलग क्रम में, चाहे वो 40 दें, 30 दें, 30 दें, या 50 दें, 20 दें, 30 दें। अब इसको एक सवाल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि हमें जोड़ का वितरण नहीं देखना है, गुणा का वितरण देखना है। तो हम गुणा का वितरण देख रहे हैं। मान लीजिए कि हमें एक समीकरण है छोटा सा, 4 × 2 + 5,
4 गुना 2 प्लस 5। अब 4 गुणे 2 प्लस 5 जो है, अब इसको वितरण करना है, गुणा का वितरण नियम। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 गुणे 2। इस 4 का इस 2 में पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जो चिन्ह दिया है वो लगाएंगे, फिर इस 4 का इस 5 में गुणा करेंगे, मतलब 4 गुणे 5। तो 4 गुणे 2 और 4 गुणे 5, लेकिन बीच में जो प्लस चिन्ह है वो प्लस चिन्ह भी हम रखेंगे। वितरण नियम में हम इनको क्या करते हैं, प्रसारित रूप में, मतलब आसानी से करने के लिए, एक एक भाग को आसानी से करने के लिए। 4 गुणा 7, 5 2 7, 4 7 28, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 4 पंजे 20। इसको भी जब हम जोड़ेंगे तो 20 और 8 28। देखो 20 ये है, इसमें 8 को जोड़ दिए, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये आ गया 28। अब यहाँ 4 का जो है पहाड़ा, हम 4 का जो गुणा 7 में कर रहे हैं, तो 4 को 7 बार मल्टीपल करेंगे, तो या तो 4 को 7 बार हम जोड़ें, या तो 4 का हम मल्टीपल कर दें साथ में। तो 4 गुना 7 जो है वो भी 28 आएगा, और 8 प्लस 20 वो भी 28 आएगा। मतलब वितरण नियम में उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वितरण नियम ये कहता है कि उसको हम आसानी के तरीके से, क्योंकि अभी तो ये छोटा सा है, आगे आपको और बड़ा समीकरण मिल सकता है, उसके आगे आपको और बड़ा समीकरण मिल सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वितरण को अलग अलग भाग में जब कर लेंगे तो एकदम आसानी से, कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, उसको हम आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये था गुणा का वितरण नियम। इस गुणा के वितरण नियम के बाद अब हम आगे देखते हैं 1 तथा 0 परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण। 1 तथा 0 परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण। 1 को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं? परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि जो P बटे Q के रूप में हो, और Q जो हो वो 0 के इक्वल नहीं हो, मतलब 0 के बराबर न हो। तो मान लीजिए कि हमको 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, चलिए लिखते हैं, ये 1 है। अब हमको इसको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है कि जो मान प्राप्त हो वो 1 हो। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 1, ये मान 1 होगा। फिर आगे अगर हमें 1 को ही परिमेय संख्या किसी और रूप में दर्शाना हो, ये तो साधारण सा तरीका हो गया कि किसी भी हर में बटे 1 कर दें, किसी भी संख्या के बटे में 1 कर दें, तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हमको परिमेय संख्या को ही 1 के रूप में दर्शाना है, कि 1 को परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना है, तो मान लीजिए 1 बटे 1 ले लिए। अब इसके अगले क्रम में जोड़ेंगे तो 2 बटे 2, क्योंकि 2 से जब हम 2 को काटेंगे तो संख्या हमें 1 ही प्राप्त होगी। तो मतलब 1 को परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना है। 3 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते जाएंगे तो 10 बटे 10, 12 बटे 12, मतलब कोई संख्या हो, या वो 100 हो, 200 हो, 400 हो, उसके बटे में जब हम उतना कर देंगे तो जो हमें परिमेय संख्या के रूप में संख्या प्राप्त होगी, दिखने में तो वो 400 बटे 400, 200 बटे 200, 12 बटे 12, 10 बटे 10, 50 बटे 50 होगी। लेकिन जो परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी, मूल मान जो उसका होगा वो 1 ही होगा। क्योंकि किसी संख्या में अगर हम उसी संख्या से भाग देते हैं, अगर किसी संख्या में हम उसी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 1 प्राप्त होगी। जो उत्तर हमें प्राप्त होगा, जो ज्ञात होगा, वो 1 ज्ञात होगा। मतलब जो परिमेय संख्या है उसके रूप में हमें 1 ज्ञात करना है, 1 के रूप में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखेंगे 0। मैंने आपको पहले ही बताया है, 0 को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, 0 को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। लेकिन बटे 0 जब कभी नहीं हो सकता, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मतलब अंश में तो 0 हो सकता है, न्यूमिनेटर में 0 हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। न्यूमिनेटर मतलब होता है अंश, और डिनोमिनेटर मतलब होता है हर। मतलब ऊपर का भाग 0 हो सकता है, लेकिन नीचे का भाग कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये मैंने आपको इसी वीडियो के प्रारंभ में बताया है। अगर आपको नहीं याद है तो आप पीछे जाके एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने बताया था कि P बटे Q, इसी के बारे में बताया था कि ये 0
क्यू नहीं हो सकता। लेकिन हमें यह भी दिखाना है कि p बटे क्यू के रूप में तो दिखाना है, लेकिन अब जीरो को ही जब परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है तो ये ध्यान रखना होगा। तो जीरो के बटे में 2 कर दीजिए, जीरो के बटे में 2 कर दीजिए, या फिर जीरो के बटे में 3 कर दीजिए, जीरो के बटे में 4 कर दीजिए। तो हमें जो उत्तर ज्ञात होगा वो जीरो ही ज्ञात होगा। तो परिमेय संख्या के रूप में दिखाने का तात्पर्य है कि हम उसको p बटे क्यू के रूप में दिखा रहे हैं। जब हमारे अभ्यास का ही नाम है परिमेय संख्या, तो हम जो टोटल बातें हैं वो परिमेय संख्या पे ही करेंगे, उसके सिवा किसी और चीज पे नहीं करेंगे। अब परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है? एक शब्द आप लोग सुने होंगे विलोम, हिंदी में सुनते हैं विलोम। विलोम मतलब होता है उसका ठीक उल्टा। तो यहाँ प्रतिलोम का भी अर्थ है उल्टा। योगात्मक मतलब होता है योग, मतलब किसी चीज का योगात्मक प्रतिलोम। अब पहले जानते हैं योगात्मक प्रतिलोम के बारे में। योगात्मक प्रतिलोम, अगर कोई संख्या 5 है, अगर कोई संख्या 5 है और उसका योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम ये कहता है कि वो संख्या और उसका जो प्रतिलोम है, अगर हम दोनों को सम कर दें, मतलब दोनों को जोड़ दें, एक साथ कंबाइन कर दें, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें ये वैल्यू 0 प्राप्त होगी, वो वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी। अच्छा, अगर कोई संख्या 5 है, अगर कोई संख्या 5 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि उत्तर हमें 0 प्राप्त हो। तो मान लीजिए कि 5 प्लस यक्स बराबर 0 है। अब देखते हैं कि मान लीजिए हमने वो संख्या यक्स मानी है, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो 5 प्लस यक्स बराबर 0 है। अब यक्स को यहाँ रखते हैं। अब 5 को जब एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे, अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ आएगा तब माइनस हो जाएगा, अगर माइनस चिन्ह है इधर और इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं दिया हो तो उसको हम क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। जब कोई चिन्ह नहीं दिया हो तो उसको हम प्लस मानते हैं। और जब यहाँ हम प्लस मानेंगे और इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 0 में क्या कर देंगे? -5। तो अब 0 में से किसी संख्या को घटाएं या किसी संख्या में से 0 को घटा दें तो हमें जो मान प्राप्त होता है वही संख्या प्राप्त होती है। या 0 में किसी संख्या को जोड़ें या 0 में किसी संख्या को 0 में जोड़ दें तो हमें जो मान प्राप्त होता है वही प्राप्त होता है जो संख्या प्राप्त हुई होती है। तो यक्स बराबर है 0 - 5। तो अब हमें प्राप्त क्या होगा? यक्स बराबर -5। मतलब 5 का जो योगात्मक प्रतिलोम है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5। योगात्मक प्रतिलोम ये कहता ही है कि जो वो संख्या है और उसका जो योगात्मक प्रतिलोम संख्या है, हम उन दोनों को अगर सम कर दें तो जो हमें प्राप्त उत्तर है, जो प्राप्त संख्या है वो क्या होगी? 0। उत्तर हमें जो प्राप्त होगा या जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ये होता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। योग का मतलब जानते ही हैं, योग का मतलब होता है प्लस, अंतर का मतलब घटाना होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम। उसके बाद आया है गुणात्मक प्रतिलोम। अगला जो है वो क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ये कहता है कि जो संख्या है और उसका जो प्रतिलोम है, जो संख्या है और जो उसका प्रतिलोम है, उन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें, उन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 1। अगर कोई संख्या दी हुई है 2, 4, 6, 8, जो आपको समझ में आ रही है वो संख्या उठाई और उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा कि कोई भी संख्या हम उठा लिए, मान लीजिए कोई संख्या है 5, 4, जो भी संख्या आपको समझ में आ रही है वो लीजिए, और उसका जो योगात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम नहीं, माफ कीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है उन दोनों को गुणा कर दीजिए। गुणात्मक मतलब क्या होता है? गुणे के रूप में। अब गुणे के रूप में कौन सा होगा? कोई संख्या अगर हमें 2 दी हुई है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका ठीक उल्टा क्या होगा? इसका ठीक उल्टा, वो भी गुणात्मक रूप में, तो 1/2 होगा। क्यों होगा?
अगर 2 को हमें गुणात्मक गुणे के रूप में प्रतिलोम में लिखना है उल्टा, तो अब 2 प्लस में है तो 2 माइनस लिख सकते हैं। गुणे के रूप में लिखना है तब, क्योंकि गुणे में जो है वो घातें आपस में जुड़ती हैं, तो इसलिए +2 और -2 नहीं लिखना है ना। यहाँ गुणे के रूप में लिखना है तो जो गुणे के रूप में लिखा जाता है वहाँ घातें जुड़ती हैं। प्लस में लिखते हैं तो केवल चिन्ह के जरिए जोड़ते हैं, प्लस चिन्ह दिया है कि माइनस चिन्ह दिया है उसके सहारे से जोड़ते हैं। गुणे के रूप में गुणात्मक होता है, तो गुणात्मक में हम क्या देखते हैं, घात देखते हैं, किसकी घात जुड़ रही है। ठीक है, तो 2 और 1/2 इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है 2 का, वो क्या है, 1/2 है। कैसे है, उत्तर हमें 2 प्राप्त होगा, तो 2 से 2 को काट देंगे, उत्तर मिलेगा 1। जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में जो 2 संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वो क्या प्राप्त होता है, 1। उनका जो गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, 1। मतलब जो संख्या है और उसका जो प्रतिलोम है उसका उल्टा है, तो योगात्मक मतलब होता है योग। अब योग से योग का उल्टा होता है माइनस, ऋण। मतलब अगर हम किसी चीज़ में कुछ जोड़ रहे हैं तो ये हो गया योग, और कुछ घटा रहे हैं तो ये हो गया माइनस, मतलब अंतर। तो योग का उल्टा अंतर होता है, और गुणात्मक का जो उल्टा होता है वो भाग होता है। मतलब किसी चीज़ में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, अब जो उत्तर प्राप्त हो रहा है उसी में उससे भाग कर दें तो हमें वही प्राप्त हो जाएगा। तो जो जोड़ का जो उल्टा होता है वो अंतर होता है, और गुणे का उल्टा होता है वो भाग होता है। तो मतलब 2 से हम 2 में भाग दें अगर, तो इसका उल्टा क्या होगा, भाग का। जब इस चिन्ह को बदलेंगे तो 2 गुना, जब भाग को हम बटे के रूप में लाएंगे तो 2 गुना 1/2 हो जाएगा। जब गुणे में बदलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर 1 चला जाएगा। अब कैसे चला जाएगा, क्योंकि हर संख्या के नीचे हर में 1 होता है। अगर किसी भी संख्या के हर में कोई संख्या नहीं दी हुई है, केवल वो संख्या दी हुई है, तो उसके बटे में होता है 1। अब ये भाग चिन्ह है, इसको बदलना है। इसको हमें क्या करना है, बदलना है। तो इस भाग चिन्ह को बदलना है, और किस संख्या से बदलेंगे, भाई भाग है तो उसका जो उल्टा होगा उसी से बदलेंगे। तो भाग को बदलेंगे गुणे से। भाग को किससे बदलेंगे, गुणे से। यहाँ भाग को जब गुणे से बदलेंगे तो उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगी, आगे वाली संख्या उसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आगे की संक्रियाएं करेंगे, कैसे गुणा करना है, कैसे काटना है। अगर 2 समान संख्याएं हैं, 2 है और 1/2, मतलब ये समान है ये समान है, लेकिन अंश और हर के रूप में है, तो वो दोनों संख्याएं 2 से 2 को हम काट देते हैं, और जो उत्तर प्राप्त होता है यहाँ 1 मिलता है। और 1 से किसी संख्या में गुणा कीजिए, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। मतलब 1 से उस संख्या में गुणा करने पर वो संख्या वही प्राप्त होती है। तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 उत्तर हमें मिलेगा। ये हो गया हमारा योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम। इसके आगे है किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग। पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी संख्या है, भाग परिमेय संख्या हो या कोई और संख्या हो, भाग देना बड़ी बात नहीं है, वो संख्या ध्यान में रखना कि किस चीज़ के बारे में हम भाग दे रहे हैं। तो परिमेय संख्या, पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो अभ्यास है हमारा वो परिमेय संख्या है, तो यहाँ हम सारी बातें परिमेय संख्या के बारे में ही करेंगे। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग। अब किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देना है। जैसे एक परिमेय संख्या है 2/3, और अगली परिमेय संख्या है हमारी 6/4। अगली परिमेय संख्या हमारी क्या है, 6/4। अब इस 2/3 से इस 6/4 में भाग देना है। मतलब भाग का जो चिन्ह है, या तो ये लगा लीजिए, भाग के चिन्ह के रूप में कहीं कहीं आपको ऐसे दर्शाया गया होगा, या पहले हम किताबों में जब देखते थे कि जब हम लोग छोटी कक्षा में पढ़े थे, 5वीं में 4थी में, तो अगर 4 में भाग देना होता था 2 से, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते थे। लेकिन ये बटे के रूप में है, तो बटे के रूप में है तो उसको इस प्रकार से लिखना उचित नहीं होगा। तो मान लीजिए हमने लिया था 2/3 और 6/4। अब इसको जब भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे। अभी आपको मैंने बताया ठीक पीछे ही कि जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, भाग जो है वो गुणा का ठीक उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे, या इसको ऐसे न लिख के जब ऐसे लिखते हैं तो क्या करेंगे,
2/3 लिख देंगे और इसमें भाग दे रहे हैं किससे? 6/4 से। 6/4 से भाग दे रहे हैं। तो जब इस रूप में लिखा जाता है तो ये जो संख्या है इसका गुणा इसमें और इस संख्या का गुणा इसमें हो जाता है। और जब इसी क्रम में हम आगे आएंगे तो देखेंगे कि 2 गुना 4/3 गुना 6, 3 गुना 6। अब 2 से हम क्या करेंगे? 6 को काट देंगे, 2 × 9 2 और 2 × 3 6। या अगर इसको नहीं काटेंगे तो आगे गुणा करने के बाद काटेंगे तो क्या होगा? 4 × 9 4 और ये जो प्राप्त है 3 गुना 3, मतलब 3 का गुणा 3 बार कीजिए या 3 को 3 बार जोड़िए, बात वही हुई। तो 3 गुना 6 3 × 9 मतलब 4/9। इससे क्या समझ में आया कि जो 4/9 है ये क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब किसी परिमेय संख्या में अगर हम किसी परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है, परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। अच्छा, किसी परिमेय संख्या में भाग दिए हैं और गुणा का वितरण नियम यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो बचा है ये इतना बचा है। अब देखिए एक चीज छूट गया था, 1 तथा 0 परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण। अब इसमें 3 नियम है, प्रगुण में 3 नियम है। जो योग का प्रगुण है चाहे गुणा का प्रगुण है, हर एक चीज में 3 नियम है। और उन 3 नियमों में कौन कौन से हैं इसी क्रम में देखते हैं कि पहला जो है वो है समवरक प्रगुण, दूसरा जो है वो है क्रम विनिमय प्रगुण, पहला है समवरक प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण और जो तीसरा है साहचर्य प्रगुण। क्या है? साहचर्य प्रगुण। अब इसके बारे में ये तो आप लोग नोट ही कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को आराम से पॉज करके, मैं इसलिए शुरू में ही साइड में हट गया था, आप लोग उसको पॉज करके पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। अब समवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण देखते हैं। योग का समवरक प्रगुण, योग का समवरक प्रगुण होता है, मान लीजिए समवरक प्रगुण क्या होता है? किसी भी चीज को हल करना एक तरीके से, जिस तरीके से दिया हुआ है उसी रूप में उसको हल करना। तो हम किस चीज के का समवरक प्रगुण देख रहे हैं? परिमेय संख्याओं के योग पर, परिमेय संख्याओं के योग पर योग का समवरक प्रगुण देख रहे हैं, योग का समवरक प्रगुण। तो मान लीजिए कि 2/3 प्लस 4/5 है, 4/5 है। अब इसको हमको हल करना है आगे। जब इसको हम आगे जोड़ेंगे तो पहले तो इसका हर बराबर करना पड़ेगा जोड़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं? जो पहली संख्या का हर होता है, पहली संख्या का, दो संख्याओं के हर को बराबर करने का सबसे आसान तरीका यही है, पहली संख्या का जो हर है उसे दूसरी संख्या के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। जैसे 4/5 गुणे 3/3, और जो दूसरी संख्या का हर होता है उसे पहली संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं, जिससे क्या होता है? दोनों संख्याओं के हर जो है वो बराबर हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि जब हर समान होता है तो हम केवल हर को लिख लेते हैं और अंश को ऊपर और ऊपर प्लस कर देते हैं, तब हमें किसी प्रकार का गुणा और भाग करने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों के हर समान होंगे तो हर को नीचे लिख लेंगे, उसके ऊपर दोनों संख्याओं को लिख के प्लस कर लेंगे और वो संख्या हमें मिल जाएगी। कोई भी संख्या हो, किसी संख्या का हर हो, जैसे मैंने 12 लिखा था, मान लीजिए कि 4/12 है और 3/12 है, ऐसे दिया हुआ है। तो जब हम आगे लिखेंगे यानी कि 2/3 गुणे 5/5 प्लस करेंगे।
अब 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 5 बार करेंगे, 2 पंजे हो जाएगा 10 बटे 3 से 5 में गुणा करें या 5 से 3 में, बात हुई तो 3 पचे 15 प्लस 4 बटे 5 गुणे 3 बटे 3, तो 4 से जब 3 में गुणा करेंगे 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15। अब देखिए एकदम आसान तरीके से इन दोनों के हर हो गए समान। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब जब जोड़ना है तो आगे देखते हैं। जोड़ने के लिए हर दोनों के समान है, उसको नीचे लिख लेंगे और ऊपर की जो संख्या है पहली संख्या उसको लिख लेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या भी लिख के बीच में प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ देंगे। तो 10 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो 12 में जब 10 जोड़ेंगे तो ये देखेंगे कि हमें आगे प्राप्त होता है 22, और हर में कुछ जोड़ना नहीं है क्योंकि हर सीधे समान प्राप्त है, हर में जोड़ा नहीं जाता है, हर को हम लघुत्तम ले करके उसके बाद लाते हैं। लेकिन एकदम आसान तरीके में आपको बताया हूँ मैं बच्चों कि 3 जो कोई भी संख्या है, पहली संख्या हर में दी हुई है और दूसरी संख्या का हर अगर अलग अलग है तो पहली संख्या के हर से दोनों संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे और दूसरी संख्या के हर से पहली संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे, जैसा कि मैंने किया है। तो ये प्राप्त होगा 22 बटे जो हर है वो लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका योग। कौन सा योग? समवरक प्रगुण का योग। किसका योग होगा? समवरक प्रगुण का। अब क्या करना है, आगे देखना है क्रम विनिमय। विनिमय मतलब क्या होता है? विनिमय मतलब होता है अदला बदली, आदान प्रदान, आदान प्रदान। तो क्रम विनिमय जैसे दो संख्या है 4/3 प्लस 12/3, या इसको थोड़ा सा अंतर करते हैं 4/3 और 12/3। ठीक, अब दूसरी तरफ जब देखेंगे 12/3 को हम लोग पहले लिख देंगे और 4/3 को आगे बाद में लिख देंगे। क्रम विनिमय मतलब हुआ कि स्थान बदलना। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, अदला बदली, मैंने बताया आपको। तो दोनों में हर जो है वो समान है, 4/3 और 12/3 दोनों का हर समान है। और यही संख्या हम आगे मतलब विनिमय में बदल के लिख दिए हैं। तो आगे जब देखेंगे हर समान है, 3 इन सब का लघुत्तम है। जब हर समान है तो लघुत्तम देखना नहीं, 4 + 12। यहाँ देखेंगे तो 12 + 4/3। 4 में 12 जोड़ें या 12 में 4 जोड़ें। जैसे कि मान लीजिए जोड़ने का आसान तरीका, 2 में 1 जोड़ते हैं तब भी 3 होता है और 1 में 2 जोड़ते हैं तब भी 3 होता है। तो ठीक वैसे ही है, 4 + 12 मतलब 16/3 और 12 + 4, 12 × 4 16/3। ये हमारा जो है वो क्रम विनिमय है। मतलब स्थान बदलने से भी, स्थान अगर हम बदल रहे हैं तो भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन किस रूप में? योग के योगात्मक प्रतिलोम के रूप में, योग के योगात्मक प्रतिलोम के रूप में। अब इसके बाद देखेंगे साहचर्य प्रगुण। क्या देखेंगे? साहचर्य प्रगुण। साहचर्य का मतलब है, साहचर्य से देखेंगे साथ चलने वाली संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, कोई संख्या मतलब साथ रहने वाले लोग। तो हो सकता है कि जैसे एक सीधा उदाहरण लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, राम, श्याम, मोहन। ठीक, इस क्रम में लिख दें राम, श्याम, मोहन, या लिखें मोहन, राम और श्याम। मोहन, राम और श्याम। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, नाम वही है, दोस्त वही हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, कोई आगे है और कोई पीछे है। तो जब साहचर्य प्रगुण देखेंगे तो इसको हम एक सवाल से देखते हैं। 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/4। और इसी क्रम में आगे देखते हैं 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/4।
3/4। अब आगे जब देखेंगे कि साहचर्य प्रगुण में, तो पहले हम जो कोष्ठक में होता है उसको हल करके कोष्ठक के बाहर लाते हैं। दोनों में जो हर है इसमें तो समान है, लेकिन इस वाले कोष्ठक में हर समान नहीं है। तो पहले इसको आसानी से कर लेते हैं। 1/2 प्लस, यहाँ हर समान है तो लिख लेंगे 2/4 है, 4 हर है, तो आगे की संख्या ठीक ऐसे है, प्लस के रूप में उतार लेते हैं। फिर 1/2 और 2/4 है। अब एक चीज़ बताया था मैंने कि दोनों का हर जब न समान हो तो पहली संख्या के हर को दूसरी संख्या के अंश और हर में, और दूसरी संख्या के अंश जो हर होते हैं उसको पहली संख्या के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ है 1/2 गुणे 4/4 प्लस 2/4 गुणे 2/2 प्लस 3/4। अब इसका जब गुणा होगा 4/8, 4 कम 4 और 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 प्लस 3/4। जब इस तरफ प्लस करेंगे 1/2 प्लस 3 और 2 5/4, 5/4 5/4। आठ दोनों में हर समान है, लिख लेंगे। 4 और 4 को सीधे प्लस कर देंगे, प्लस 3/4। यही काम हम इधर भी करेंगे। अब 1/2 गुणे 4 प्लस 5/4 गुणे 2/2, 4/8 हो जाएगा। ये 4 दूना 8, 5 दूना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 + 4 8/8 प्लस 3/4। अब ये हो जाएगा, हर जो है समान है तो हर को लिख लेंगे, और ऊपर की संख्याओं को, जब हर समान हो तो ऊपर की संख्याओं को ठीक उसी क्रम में जोड़ देते हैं। यहाँ हर समान नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, हर समान करेंगे। 8/8 गुणे 4/4 प्लस 3/4 गुणे 8/8। तो 8 चौक 8 का गुना 4 बार 32/32 प्लस 8 त्रिक 24 बटे 8 चौक 32। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे, जहाँ कहीं भी मैंने गुणा किया है किसी संख्या का ऊपर और नीचे हर बराबर करने के लिए, वहाँ आगे जाके हमको हर दोनों के बराबर मिल रहे हैं। हमें अंश बराबर नहीं करना है, हमें अंश से मतलब भी नहीं है, हमें हर बराबर करना है, जिससे लघुत्तम लेने में आसानी हो। मतलब लघुत्तम का जो सिलसिला है इस सवाल में वो नहीं लेना पड़े आसानी के लिए। तो ये क्या होगा, 10 और 4 14/8, 10 4 14/8। अब ये 32 और 32 लघुत्तम क्या हो जाएगा, 32। ऊपर जब जोड़ेंगे 32 + 24, 32 और 24 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 3 2 5, मतलब 32 और 24 को प्लस करने पे 56, और जो हर है वो क्या है, 32। क्या है, 32। अब 56/32 इसको काटेंगे। किस संख्या से काटिए कि जो बाईं तरफ जो सवाल हम लगाए हैं दाहिनी तरफ के सवाल के एक कदम बराबर हो, क्योंकि हम लोग साहचर्य प्रगुण कर रहे हैं। केवल कोष्ठक का अंतर किए हैं, मतलब कहीं पहले लगा दिए हैं कहीं बाद में। समीकरण जो है वो एक जैसा ही है। तो पहले 2 से काटना चालू करेंगे, फिर 3 से, जिस संख्या से कटती जाएगी आगे काटते जाएंगे। तो 2 दूना 4, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकान्नम
2 और 2 6 12, मतलब 28/16। अब फिर हम 2 से काटेंगे, 2 1 2 और 2 चौक 8। 2 जब 16 को काटेंगे तो 8 बार में वो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 14/8। और यहाँ भी 14/8। योग की संक्रिया पर योग के सहचर्य प्रगुण में हम ये देख रहे हैं कि जो समीकरण है, चाहे वो बाईं तरफ है चाहे वो दाहिनी तरफ है, जो ब्रैकेट का महत्व है वो कुछ नहीं है, आगे जाके हमको वही चीज़ें मिल रही हैं, केवल वो अलग अलग दर्शाए गए हैं कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं, यहाँ ये अलग है, यहाँ ये दोनों, मतलब प्रथम 2 संख्याएं यहाँ एक में नहीं है, यहाँ अंतिम 2 संख्याएं एक साथ हैं, पहला अलग है, और यहाँ प्रथम 2 संख्याएं जो शुरू की पहली और दूसरी हैं वो एक साथ हैं और तीसरा अलग है। लेकिन उससे हमारे सवाल के मान में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है। तो अब इतना तो हो गया। अब ज़्यादा विस्तार में न बताते हुए आगे चलते हैं परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान पे। परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान पे। परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान। अच्छा, निरपेक्ष मान क्या है वो देखते हैं। निरपेक्ष मान जब हम देखेंगे, मान लीजिए कि -5 है या +5 है या 5 है। अब इसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हम एक चिन्ह लगाते हैं, उसके बीच में उस संख्या को लिखते हैं, उसके आगे उस संख्या को लिखते हैं, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, मतलब न तो वो निगेटिव होती है न ऋणात्मक होती है, मतलब किसी रूप में नहीं होती है। निरपेक्ष मान हमें ये दर्शाता है कोई ऋणात्मक संख्या भी हमें क्या मिल जाती है, धनात्मक रूप में। जैसे -5 है, इसका जो निरपेक्ष मान है वो क्या होगा, 5 होगा। +5 का भी निरपेक्ष मान 5 होगा। तो अब क्या किस चीज का है, परिमेय संख्याओं का। अच्छा, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 5 परिमेय संख्या है। मैंने पहले ही बताया था किसी भी संख्या के अंत में अगर कोई भी हर में कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेते हैं, तो इस रूप में हम ये कहते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या। अब चाहे किसी साधारण संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो या किसी भी धनात्मक संख्या का, ऋणात्मक संख्या का या किसी परिमेय संख्या का हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना हो तो हम करेंगे क्या, जैसे -2/5 है, इसको आगे क्रम में ले जाएंगे, मॉड लगाएंगे। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, मॉड। मॉड की जो खासियत है वो क्या करता है, उस मान को धनात्मक में बदल देता है। इसमें उस संख्या को, जो संख्या हमें दी हुई है, चाहे वो परिमेय संख्या के रूप में है या किसी भी रूप में है, उसे ठीक उसी प्रकार लिख देंगे और आगे जो संख्या हमें उससे बाहर प्राप्त होगी वो धनात्मक रूप में प्राप्त होगी। लेकिन हम धनात्मक उसे दर्शाते नहीं हैं, उसे हम धनात्मक दर्शाते नहीं हैं। अब आगे देखते हैं, ये तो छोटा सा था कि परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। अब आगे देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के मध्य, मतलब 2 परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे 1/2 है और 2/3 है, इसके मध्य हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किन्हीं 2 संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, परिमेय संख्या ज्ञात करना है वो भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले उस संख्या का हर क्या करते हैं, समान करते हैं। पीछे मैंने बताया था कि हर किस प्रकार से दोनों संख्याओं का समान करते हैं, तो वही करते जाएंगे। हर जब समान होगा तो 3 दूना 6 और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक। अब इस 2 परिमेय संख्या के मध्य हमें क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, जो दोनों का हर दिया हुआ है, जो हर दिया है उससे दोनों संख्या में गुणा कर देंगे। जो हर है उससे दोनों संख्या में गुणा कर देंगे। 3 गुना 6/6 गुना 6 और ये है 4 गुणे 6/6 गुना 6। तो 3 6 18/6 और 6 6 6 36, 6 गुना 6
4 छक 24 और 6 और 6 36। अब क्या करना, हमें 18/36 और 24/36 के मध्य परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी परिमेय संख्या होगी, ये मैं आपको सीधे क्रम में बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या के मध्य कैसे परिमेय संख्या लिखते हैं। नहीं तो इसका एक बहुत छोटा सा सूत्र है कि किसी भी परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या निकालने के लिए एक सूत्र है 1/2 a प्लस बी, या a प्लस बी, x प्लस वाई, कुछ भी लिख लीजिए, जो भी आपको जैसा समझ में आता है। a मतलब होगा प्रथम संख्या और b मतलब होगा द्वितीय संख्या। अब किसी परिमेय संख्या के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए है वो। फिर जब 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो जो पहली परिमेय संख्या ज्ञात होगी इस सूत्र से उसको यहाँ रख देंगे। मतलब मान लीजिए कि a प्लस बी से जो प्राप्त हुआ इससे c प्राप्त हुआ, यहाँ c प्लस b, इस क्रम में लिखेंगे। लेकिन यहाँ जब लिखना है इस क्रम में 18/36 और 24/36 के मध्य, तो आगे लिखते जाएंगे 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36 और 24/36। लेकिन हमें लिखना किसके मध्य था, 1/2 और 2/3 के मध्य। तो क्या कीजिएगा, ये जो हमें प्राप्त हुआ है सब में देखो 2 से सब कटने लायक है। इनको जब हम आगे धीरे धीरे काटते जाएंगे या सीधे काटें, 18 का नम 18, 18 दूना 36। तो ठीक ऐसे ही जब सारी संख्याओं को काटते जाएंगे तो 1/2 और 2/3 के मध्य जो परिमेय संख्याएं हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब उसके आगे जब देखेंगे, उसके आगे क्या देखेंगे कि 2 संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना हो तो उसका एक छोटा सा सूत्र है कि 1/2 a प्लस बी, या किसी a प्लस बी को लिख दीजिए x प्लस वाई। मान लीजिए हमें किसी 2 संख्या के मध्य निकालना है तब तो हम इसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें किन्हीं 2 संख्याओं के मध्य किसी एक का निकालना है तब तो इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 4 संख्याएं निकालनी हो तब तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि मान लेंगे Q1 बराबर 1/2 a प्लस बी। अब अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, Q2 होगी। तो Q2 बराबर क्या होगी, 1/2, और जो पिछली संख्या प्राप्त हुई है Q1 उसको यहाँ प्लस करेंगे Q1 को, और किसके साथ प्लस करेंगे, B के साथ। 1/2 वही रहेगा जो पिछली संख्या प्राप्त हुई है, उससे आगे प्राप्त करने के लिए हम Q1 को प्लस करेंगे, क्योंकि हमें 2 संख्याओं के मध्य निकालना था तो यह संख्या तो मिल गई। अब तीसरी संख्या हो गई, अब उसके अगले चौथी संख्या, मतलब 2 संख्याओं के मध्य पहली, दूसरी, तीसरी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ाते जाएंगे। Q3 निकालना हो तो 1/2 Q2 प्लस बी, ठीक इसी क्रम में आगे लिखते चले जाएंगे। अब ये तो हो गया कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य आप चाहे 1, 2, 4, 10, 12 जितने आपके मन में उठ रहे हो सवाल कि हमें 2 परिमेय संख्या निकालना है, 4 निकालना है, 14 निकालना है, 10 निकालना है, निकाल सकते हैं। अब आगे आ गया है कि परिमेय संख्या जो सबसे अंतिम में आपकी इकाई में चैप्टर 1 में दिया हुआ है, सिलेबस में सबसे अंतिम में दिया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्याओं के रूप में रूपांतरण। तो दशमलव के रूप में रूपांतरण से क्या मतलब है कि परिमेय संख्या दी हुई है 1/2, इसको दशमलव के रूप में दर्शाना है। तो दशमलव के रूप में कैसे दर्शाएंगे, इससे इसमें पूरा भाग देंगे। मतलब 1 में हम 2 से क्या करेंगे, पूरा पूरा भाग देंगे। अब 2 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम पहले क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगा के क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं यहाँ। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अब यहाँ हो जाएगा 10। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो मतलब 1/2 को अगर हमें दशमलव संख्या के रूप में दर्शाना हो तो क्या लिखेंगे उसे, 0.5। 0.5 क्यों, क्योंकि देखिए 1 के आधे को भी हम 0.5 कहते हैं और 1 के आधे को 0.5 हम दशमलव रूप में कहते हैं। लेकिन जब हम भिन्न के रूप में कहते हैं तो 1/2 मतलब 2 हिस्से में हमें 1 हिस्सा प्राप्त हुआ है। या यूं कहें कि 1 हिस्से हमें आधा हिस्सा प्राप्त हुआ है तो उसे कैसे दर्शाते हैं, 0.5। वही चीज़ तो हम किए हैं, भाग दे करके परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में दर्शा दिए हैं। अब हम ये कहें कि 1 का आधा, लेकिन 1 का आधा जब हम 1/2 लिखते हैं और ये P/Q के रूप में लिखा है और Q यहाँ 0 के बराबर नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। तो इसी क्रम में इसको हम क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। अब आगे कोई भी संख्या आप ले लेंगे, उस संख्या को हमें दशमलव के रूप में दर्शाना होगा
तो हम दर्शा देंगे आराम से। ठीक आसानी से जिस क्रम में आप बच्चों भाग देते हैं वैसे ही भाग देते चले जाएंगे और आगे जाके आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई संख्या है दशमलव का और इसे हमें बदलना है परिमेय संख्या के रूप में कि 0.15 है और उसे हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। 0.15 को हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो जो पहली संख्या होती है वो होती है हमारी दशांश। दशांश का मतलब क्या है? 10वां अंश, 10वां अंश। और जो दूसरी संख्या होती है वो शतांश। दूसरी संख्या होती है वो क्या होती है? शतांश होती है। शतांश नहीं, शतांश, शतांश। और जो अगली संख्या अगर कोई दी हुई है 1 2 कुछ भी, मतलब अगली जो संख्या दी होगी वो होगी सहस्त्रांश। तो अब दशांश को लिखना कैसे है? मतलब 10वां अंश हम कैसे लिखते हैं? किसी चीज़ का 10वां भाग, मान लीजिए 1 का 10वां भाग कैसे लिखते हैं? 1/10। 100वां भाग 1/100। तो वही यहाँ भी करना है। करना कुछ नहीं है, जो पहली संख्या है उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब 1/दशमलव को हटाने के लिए जब दशांश के रूप में लिखेंगे तो क्या देखेंगे कि 1/10 लिखेंगे इसको, प्लस। अब अगली संख्या है शतांश। शतांश मतलब 100, 100वां, 5/100। अब इन दोनों के हर तो समान नहीं है। अब यहाँ एक काम हम आसानी से कर सकते हैं कि इसका हर 10 है और इसका 100 है। इस संख्या में अगर हम 10 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, अगली संख्या में गुणा करने की ज़रूरत नहीं होगी। 10 से ऊपर और नीचे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 1/10 प्लस 5/100। अब इसमें क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, 1 × 10 और 10 × 10 प्लस 5/100। अब हर इनके हो गए हैं समान। हर समान हो गए हैं तो हर को ठीक उसी प्रकार लिख लेंगे और अंश में कोई परिवर्तन न करते हुए, अंश में कोई परिवर्तन न करते हुए उनको क्या कर देंगे? ठीक उसी क्रम में जोड़ देंगे। 10 और प्लस 5, 10 5 क्या हो जाएगा? 15, 15/100, 15/100। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते 15/100 और 15/100। अब इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। 5 × 15, 5 × 10 और 0, मतलब 3/20। 0.15 को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में बदल रहे हैं तो हमें 3/20 प्राप्त हो रहा है। आज जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा पहले चैप्टर के, केवल इतना ही था। आपके पहले चैप्टर के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये इतने ही हैं। इसके आगे जब मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बाद अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से तब तक करते रहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरत जल्दी नहीं है करने की। मैं आपको अगले वीडियो में इन चैप्टरों के जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो भी सवाल हैं वो करवाता रहूँगा। आपको बताता रहूँगा कि हर प्रकार के सवाल बता दूँगा, बस आपको क्या करना है वो करना है। ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन